जी हां, बदलाव वाला बजट। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज संसद में जो बजट पेश किया गया उसकी बड़ी बातें आप जान चुके हैं। न्यूज 24 पर आप इसका विश्लेषण भी देख चुके हैं। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगले एक साल में देश इसके बाद कितना बदल जाएगा, आपके आसपास का परिवेश कैसा होगा, आने वाले एक साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से दें, उससे पहले आपको बजट पर पीएम नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुननी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो पीएम मोदी ने इसे विकास, विश्वास और बदलाव वाला बजट बताया। नमस्कार। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो बजट पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, लेकिन निर्मला सीतारमण ने इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मतलब ये कि आने वाले वित्त वर्ष में 34.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की ही कोशिश होगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे पैसे सरकार लाएगी कहां से? सरकार बजट में जो भारी भरकम रकम खर्च करने का ऐलान करती है, उसका इंतजाम कहां से होता है? आज आपको यह जरूर जानना चाहिए। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores. I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine. Financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores. The government is committed to the welfare of farmers. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। हेल्थ सेक्टर 2.24 लाख करोड़ रुपए, कोरोना वैक्सीन 35,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 1.41 लाख करोड़ रुपए, बिजली 3 लाख करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन 2.87 लाख करोड़ रुपए, सड़क 1.18 लाख करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़ रुपए, कृषि विकास 1.72 लाख करोड़ रुपए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मद में आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कितने रुपए खर्च करेगी, ये उसका मोटा मोटा लेखा जोखा।
कोरोना काल में इस बार 34.50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर का बजट था 30 लाख करोड़ रुपए, यानी इस बार पिछले के मुकाबले 4.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश हुआ। सवाल यह है कि आखिर 34.50 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ है वो क्या है? अगर आसान भाषा में समझे तो सरकार इस धनराशि को आने वाले वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च करेगी अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए। सरकार जो बजट बनाती है, सबके दिमाग में ये आता है कि इसका पैसा कहां से आता है। ये पैसा आपको जो टैक्सेस पे करते हैं उसमें से आता है। पहले जो जिसको हम सरकार का राजस्व कहते हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। इसके अलावा और कई तरीके के छोटे छोटे रेवेन्यू के स्रोत होते हैं। सरकार बोरोइंग्स करती है, जैसे इस बजट में हमने सुना कि 12 लाख करोड़ की सरकार बोरोइंग करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जिन सरकारी कंपनियों में सरकार ने पैसा लगा रखा है, बहुत साल से चल रही है, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है। मतलब उसके शेयर्स को शेयर मार्केट में या बड़े निवेशकों को बेचा जाता है, वहां से पैसा आता है। एक बार फिर इस आंकड़े पर नजर डालिए। 34.50 लाख करोड़ रुपए का बजट, ये बहुत बड़ी रकम है। इतना कि हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि सरकार अगले 1 सालों में 34.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सरकार के पास इतने पैसे आते कहां से? अरबों का जो बजट हर साल खर्च किया जाता है, उसका इंतजाम कैसे होता है? आज हम आपको इसी का जवाब देने जा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में। जिस तरह से आपका परिवार है, ठीक उसी तरह से देश एक परिवार है। अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो देश में 130 करोड़ लोग हैं। जिस तरह आप घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट बनाते हैं, उसी के तहत खर्च करते हैं, ठीक उसी तरह देश का बजट होता है। मान लीजिए किसी मिडिल क्लास परिवार को एक कार लेनी है, तो वो कैसे लेता है? जाहिर सी बात है, एक हिस्सा उसकी कमाई का होता है, दूसरा हिस्सा लोन से पूरा होता है। सरकार भी इस रकम का इंतजाम इसी तरह करती है। केंद्र सरकार का जो बजट बनता है, आमतौर पर उसमें खर्च ज्यादा और कमाई कम होती है। अपने खर्च के लिए सरकार पैसे उधार लेती है, इसलिए सरकार के बजट को घाटे वाला बजट कहा जाता है। सरकार की आमदनी का एक हिस्सा टैक्स से आता है, सबसे बड़ा हिस्सा उधारी से मिलता है, जिससे सरकार को ब्याज समेत वापस करना होता है। अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े प्लान कर लिए हैं और आगे हमको एक फास्ट ट्रैक बना के देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है कंट्री के फ्यूचर के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसके कारण अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा तो पॉजिटिव माना जाता है। और इसको गवर्नमेंट जो है बहुत सारे तरीकों से इस गैप को फिल कर लेती है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है और उसके कारण एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू या ओवर द कलेक्शन आ रहा है, तो इस गैप को गवर्नमेंट जो है लो कॉस्ट फंडिंग या लो लेके, इवन फॉरेन फंड भी लेके कई बार जो है यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से भी पैसे कई बार गवर्नमेंट ले लेती है। तो यही सब तरीका होता है फिजिकल डेफिसिट के गैप को भरने के लिए। आमतौर पर आप जानते हैं कि टैक्स और राजस्व सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सरकार के पास कहां से और किन रास्तों से कितना पैसा आता है। सरकार को खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा फंड उधार से आता है, यानी करीब 20% रकम। निगम टैक्स से करीब 18% रकम आती है। इनकम टैक्स से 17% की कमाई होती है। सीमा शुल्क से 4 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% की आमदनी होती है। जीएसटी से 18% की आमदनी होती है। दूसरे राजस्व से 10%, कर्ज से इतर कैपिटल इनकम से 6% की कमाई होती है। मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का अर्थ है कि सरकारी कंपनियों के पास और सरकार के पास जो बड़े बड़े लैंड बैंक्स हैं, रेलवे के पास हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं, जो जमीनें सरकार के पास हैं और जो बड़े एसेट सरकार के पास हैं, उसको मॉनेटाइज किया जाता है, उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है या उनको बेच दिया जाता है। अब इसी रकम को सरकार बजट में लोक कल्याण योजनाओं से लेकर दूसरे मदों में खर्च करती है। अर्थशास्त्रियों की मदद से एक रूपरेखा तैयार की जाती है, मसलन किस सेक्टर और किस मंत्रालय को कितने फंड की जरूरत है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार बजट की राशि को कहां-कहां खर्च करती है।
सरकार 18% रकम से ब्याज चुकाती है। केंद्रीय योजनाओं पर करीब 13% खर्च करती है। वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर में 10% खर्च होता है। टैक्स में राज्यों का हिस्सा 20% होता है। केंद्र जिन योजनाओं को स्पॉन्सर करती है उस पर 9% की रकम खर्च होती है। राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद के तहत 6% रकम खर्च होती है। रक्षा पर 8% और पेंशन पर 6% राशि खर्च की जाती है। अन्य खर्च करीब 10% होते हैं। यूं तो बजट में आमदनी और खर्च के जरिए में हर साल कमोवेश बदलाव होता रहता है, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा यही है। तो जो हमने बताया, कुछ उसी तरह सरकार का बजट बनता है। कुछ इसी तरह से सरकार की कमाई होती है और खर्च होता है। उम्मीद है कि आगे से आपको सरकार का बजट समझने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस बजट के आने के बाद देश में बहुत कुछ बदलने वाला है और सिस्टम में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। रेल से लेकर के एयरपोर्ट और बंदरगाह तक पुराना सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर कैसे? आखिर सरकार ऐसा क्या और क्यों करने जा रही है? अब आपको यह जरूर जानना चाहिए। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य करते रहे हैं। बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-2022 में पूरे हो जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 2021-22 में डील डन। एयर इंडिया 2021-22 में डील डन। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 में डील डन। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 में डील डन। आईडीबीआई बैंक 2021-22 में डील डन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 2021-22 में डील डन। पवन हंस 2021-22 में डील डन। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड 2021-22 में डील डन। ये वो सरकारी कंपनियां हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी लंबे वक्त से घाटे में चल रही हैं। अब सरकार इन कंपनियों का और घाटा सहने के मूड में नहीं है। 2021-22 में सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्लान तैयार किया है। मार्च के बाद सरकार एलआईसी का आईपीओ भी लाएगी। सरकार एलआईसी में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। बजट में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम ले लेकर इन सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि इन सभी कंपनियों के साथ होने वाले विनिवेश के लेन देन इसी साल पूरे कर लिए जाएंगे। साल 2021-2022 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और इस सत्र में ही इन संसाधनों को लाने का हम विचार कर रहे हैं। बीमा और बैंकिंग कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार को कानूनों में बदलाव करने होंगे। सरकार इसके लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन करने का ऐलान कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति होगी, जो अभी 50% है। अब जानिए कि इन कंपनियों में विनिवेश और निजीकरण के बाद सरकार को क्या मिलेगा। सबसे पहले बात बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। देश भर में बीपीसीएल के 17,138 पेट्रोल पंप हैं। सरकार के पास बीपीसीएल के 114.91 करोड़ शेयर हैं। बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी है 52.98%। बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब बात एयर इंडिया की।
सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया कर्ज में डूबी हुई है। एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को सिर्फ 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। और अब बात जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का दावा करने वाली सरकारी जीवन बीमा कंपनी की, जो देश के हर इंसान के साथ जुड़ी है। 2021-22 में LIC का IPO आएगा। इसका मतलब यह होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट करवाएगी और IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत यानी इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी। सरकार रिटेल निवेशकों को भी इसका हिस्सेदार बनाना चाहती है। सरकार LIC में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IDBI बैंक के विनिवेश का भी ऐलान किया। IDBI में सरकार और LIC दोनों का हिस्सा है। IDBI बैंक में LIC की 51% हिस्सेदारी है और सरकार की 47%। LIC अपना हिस्सा बेचना चाहती है और सरकार LIC में अपना हिस्सा। इन कंपनियों के अलावा भी वित्त मंत्री ने नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकारी सार्वजनिक कंपनियों की अगली लिस्ट पर काम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, आपने एक एक अहम और सारी जरूरी बातें तो जानी, लेकिन अब आम बजट में हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए कि आम बजट में हेल्थ सेक्टर को आखिर जगह कितनी मिली। कोरोना काल के बाद ये काफी अहम था और इसके लिए मोदी सरकार ने 2.23 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। और 2020 के आम बजट के मुकाबले इस बार 137% ज्यादा खर्च किया गया है। और स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। वहीं 35,000 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लिए भी तय किया गया है। तो इसको और ज्यादा समझते हैं कि आखिर मोदी के बजट में हेल्थ सेक्टर को आखिर क्या क्या है। स्वास्थ्य नेटवर्क की बात करें तो इसे मजबूत करने पर इसमें जोर दिया गया है। साथ ही 602 जिलों में CCU बनाने का भी ऐलान किया गया है। 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे, इसका ऐलान है। साथ ही सभी जिलों में स्वास्थ्य जांच केंद्र की भी व्यवस्था की जाएगी और 9 नए बायो लैब खोले जाने का भी जिक्र है। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल खोला जाएगा और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू की जाएंगी और 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV खोली जाएंगी। इसके अलावा जरा और भी स्थिति को समझिए कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत इस बार क्या किया जाएगा। 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और प्राथमिक उच्च स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को भी दुरुस्त किए जाने का प्लान है। साथ ही सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा नई बीमारियों पर भी खास तौर पर फोकस किया जाएगा। और वहीं अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लें इसमें, तो विदेशी निवेश को यानी कि FDI की जो सीमा है उसे 74% करने का ऐलान किया गया। पहले FDI की सीमा 49% थी और रेगुलेटर यानी कि IRDAI को भी सरकार सपोर्ट करेगी। तो ये स्थिति है और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। बदलाव का जो बजट है उसमें और क्या अहम बातें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।